पब्लिक सर्विस लीडरशिप के कंटेस्ट में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि सभी सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस में ह्यूज डिफरेंस होता है। कुछ अपने करियर में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हैं जबकि अन्य एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं या कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के लिए सीरियस कंसर्न का विषय है। सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस में अंतर मुख्यतः उनके फंडामेंटल क्वालिटीज और कॉम्पिटेंसीज के कारण होता है, क्योंकि सभी को सेम प्रोफेशनल स्किल्स तथा कॉम्पिटेंसीज की ट्रेनिंग दी जाती है तथा सभी सेम रूल्स, रेगुलेशन तथा रिसोर्स में कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति के अपने फील्ड में हाई अचीवमेंट के लिए या प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए क्या कारक रिस्पॉन्सिबल है, इसको लेकर के कॉमन बिलीफ में या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में दो मेन बातें कही जाती हैं। फर्स्ट, हाई अचीवर दूसरों से अलग होते हैं या उनमें जन्मजात प्रतिभा दूसरों से अलग होती है, यानी उनमें इनेट टैलेंट होता है। और दूसरी बात जो कॉमन बिलीफ और जनरल पर्सपेक्टिव में कही जाती है, उसके अनुसार वो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में दूसरों से बेहतर होते हैं। कटिंग एज रिसर्च इन ब्रेन साइंसेस एंड लर्निंग साइंसेस ने क्लियरिटी से एस्टेब्लिश किया है कि किसी भी फील्ड में व्यक्ति का सक्सेस उसके इनेट टैलेंट से डिटरमाइन नहीं होता है, बल्कि ये उसके डिलिबरेट एफर्ट से डिटरमाइन होता है। 21st सेंचुरी के 2 डिकेड्स में ब्रेन साइंसेस ने बहुत अधिक एडवांसमेंट किया है और ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी बहुत अधिक बढ़ी है। हमारा ब्रेन न्यूरल नेटवर्क और सिनाप्टिकल पैटर्न का एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कैपेबिलिटीज इन्हीं न्यूरल नेटवर्क और सिनाप्टिकल पैटर्न का सिस्टम है और यही हमारे एक्शन और बिहेवियर को प्रभावित करती है। यानी हमारा एक्शन और बिहेवियर हमारे इन्हीं न्यूरल नेटवर्क और सिनाप्टिकल पैटर्न पर निर्भर करते हैं, जो कि हमारा परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। हमारे न्यूरल नेटवर्क्स और सिनाप्टिकल पैटर्न हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होते हैं, ना कि हमारे जन्मजात क्वालिटीज का, और ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। और ये न्यूरल नेटवर्क और सिनाप्टिकल पैटर्न का सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक होता है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करता है और वही उसका परफॉर्मेंस का आधार होता है। और चूंकि ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट के साथ, न्यू लर्निंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये चेंज होते रहते हैं कनेक्शन ओवर टाइम में, और इसीलिए इसे ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह वर्क करता है और ये न्यू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस के साथ उसमें परिवर्तन आता है और इसीलिए ब्रेन साइंस में इनेट टैलेंट जैसी कोई बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है। यानी व्यक्ति की परफॉर्मेंस और अचीवमेंट उसके डेलिबरेट एफर्ट्स का रिजल्ट होते हैं और यही एक्सपीरियंस हमारा रियल लाइफ से है। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं तो व्यक्ति के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सक्सेस या प्रोफेशनल एक्सीलेंस उसके डेलिबरेट एफर्ट्स पे ही निर्भर करते हैं। कॉमन बिलीफ में सेकेंड फैक्टर हाई अचीवमेंट का है, वो दूसरों से अधिक हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करते हैं या डिफरेंट होते हैं हाई अचीवर। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किसी भी व्यक्ति के सक्सेस या प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हम रियल लाइफ में ये देखते हैं कि बहुत से लोग हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को हम किसी के हाई अचीवमेंट या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का डिटर्मिनेंट नहीं मान सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस के लिए, लेकिन ये डिटर्मिनेंट नहीं है। इसलिए ये रिलेवेंट प्रश्न है कि हाई अचीवर का या जो अपने फील्ड में प्रोफेशनल एक्सीलेंस को प्राप्त करते हैं, उनके हाई अचीवमेंट या प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है या क्या फैक्टर वो डिटरमाइन करता है। टुडेज वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट और फाइनेंशियल वैल्यूज के द्वारा इंक्रीजिंगली डोमिनेट हो रहा है और ऐसे समय में किसी भी फील्ड में व्यक्ति की सक्सेस या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसके साउंड फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज के डेवलपमेंट से निर्धारित होता है और जो कि उसके इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को सेव करती हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज और मोरलिटीज में अंतर होता है, ये मोरल क्वालिटीज नहीं है। फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज में व्यक्ति का एटीट्यूड यानी पर्टिकुलर फील्ड के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, व्यक्ति के हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस का डेवलप होना जो कि उसकी हायर ऑर्डर स्किल्स होती हैं, और व्यक्ति का ब्रॉड और प्रोफाउंड वर्ल्ड व्यू है, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड उसका वर्ल्ड व्यू है। ये फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को शेप करती है। व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी उसके कैपेबिलिटीज, उसके बिलीफ, उसके इंटेलिजेंस, उसके इंक्लिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है और यही उसके एक्शन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। यानी उसका एक्शन और बिहेवियर उसके इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है और यही उसका परफॉर्मेंस का आधार होता है। यानी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी ये एक्सप्लेन करती है कि कोई व्यक्ति क्या है, यानी वो अपनी कैपेबिलिटीज में, अपने बिलीफ में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी प्रेफरेंसेस में, प्रायोरिटीज में क्या है,
यहाँ ध्यान देना है कि हु इज से हमारा तात्पर्य स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से नहीं है, उसके रियलिस्टिक इंटेलिजेंस और उसके एटीट्यूड, उसकी कैपेबिलिटीज से है। ये इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी व्यक्ति के फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज से डिटरमाइन होती है। व्यक्ति की फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज उसके ओवरऑल लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती है। इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। राइट एटीट्यूड व्यक्ति का बिलीव, उसके इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन या फीलिंग तथा उसके अपने इंटरेस्ट की ब्रॉडर एस्पेक्ट की समझ उसके एटीट्यूड को कंस्ट्रक्ट करता है। व्यक्ति का एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि उसके ब्रेन के लिए क्या चीजें वैल्यूएबल होंगी, यानी उसके ब्रेन के लिए वैल्यूएबिलिटी का क्राइटेरिया राइट एटीट्यूड के द्वारा निर्धारित होता है। और जो चीजें हमारे ब्रेन के लिए वैल्यूएबल होती हैं, हमारा ब्रेन उन पे अपनी मेंटल एनर्जी 100% फोकस कर पाता है ऑटोमेटिकली या नेचुरली, और उसके लिए इसे एफर्ट की, किसी प्रकार के एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये एफर्टलेस फोकस होता है। और इसीलिए ऐसे कार्य जो ब्रेन के लिए वैल्यूएबल है उनको करना हमारे ब्रेन के लिए इटसेल्फ रिवार्ड होता है, और यही इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी है। इसलिए किसी भी फील्ड में हमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए या प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए उस फील्ड के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि उस फील्ड के हमारे कार्य हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन से डिराइव होते हैं और उसके लिए हमें फोकस करने की या कंसंट्रेट करने के लिए एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा नेचुरल फोकस या एफर्टलेस फोकस हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के सभी एफर्ट हमारे फोकस और कंसंट्रेशन पे ही निर्भर करते हैं, और यही हमें दूसरों से अलग भी बनाता है। तो यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के एफर्ट दूसरों से बहुत ही अधिक इफेक्टिव होंगे। इसीलिए किसी भी फील्ड में हमारा राइट एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड उस फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। और किसी फील्ड के प्रति हमारा एटीट्यूड हमारे पर्सनल इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट से स्टार्ट होता है, और उसका फॉर्मेशन हमारे अपने इंटरेस्ट के, पर्सनल इंटरेस्ट के अपने संदर्भ में उसकी रिलेवेंसी को समझने में, यानी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कैसे हमारे लाइफ के लिए रिलेवेंट है, उसकी ब्रॉडर मीनिंग को समझने पर, या यानी वो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कैसे दूसरों के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसके मीनिंग एट द वर्ड एट लार्ज के स्तर पे वो कैसे मीनिंगफुल हो सकता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी भी फील्ड के प्रति एटीट्यूड को डेवलप करती है और कंस्ट्रक्ट करती है। इसलिए हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रूशियल होती है, और उस फील्ड में हमारे कार्य हमारे लिए बर्डन नहीं होते हैं, हम उनमें सेल्फ एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के लिए वैल्यू का काम करते हैं, रिवार्ड का काम करते हैं। वो कार्य ही अपने आप में रिवार्ड होते हैं। इससे हम सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके अपने कार्य को करने में अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस कर पाते हैं, और यही हमें दूसरों से बेहतर बनाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का इंक्लिनेशन मेडिकल फील्ड में है या ह्यूमन बॉडी को समझने पर है, और उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ब्रॉडर मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया है, इससे उसका पर्टिकुलर फील्ड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है, जो उसको अपनी मेंटल एनर्जी के मैक्सिमम यूज के लिए क्षमता प्रदान करेगा, और ये उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, और उसे किसी बाहरी मोटिवेशन या रिवार्ड की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए उसका काम आउटस्टैंडिंग होगा अपने फील्ड में। ऐसे व्यक्ति जिनका पब्लिक सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनका पब्लिक सर्विस के प्रति अपने इंटरेस्ट की ब्रॉडर मीनिंग को और रिलेवेंसी को उन्होंने डीपली कंस्ट्रक्ट किया है, इससे उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है पब्लिक सर्विस के प्रति, और इसलिए उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सभी चीजें वो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से ड्राइव होती है, और वो दूसरों से बहुत ही अलग होते हैं अपने परफॉर्मेंस में। और इसी प्रकार लीगल फील्ड में या स्पोर्ट फील्ड में, किसी भी फील्ड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड के आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का आधार होता है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड पर्टिकुलर फील्ड के प्रति कार्य करने के लिए हमारे डिस्पोजिशन और टेंडेंसीज को शेप करता है, और हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, और यही हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल एक्सीलेंस का बेस होता है। सेकंड फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज है हायर ऑर्डर स्किल्स। ये कोर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, और ये हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट को डेवलप करती हैं। हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं उसकी क्वालिटी हमारे क्वालिटी ऑफ थिंकिंग से निर्धारित होती है, और हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग हमारे हायर ऑर्डर स्किल्स से डिटरमाइन होती है, या हायर ऑर्डर स्किल्स से डेवलप होती है। हायर ऑर्डर स्किल्स 21वीं सेंचुरी के डायनेमिक और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और इंटेंडेड रिजल्ट के लिए बहुत ही क्रूशियल होती है, और इसीलिए इन्हें 21वीं सेंचुरी की लीडिंग स्किल्स माना जाता है। और ये स्किल रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही क्रूशियल होती है। लीडरशिप तथा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये क्रूशियल स्किल्स हैं।
हायर ऑर्डर स्किल सभी प्रकार के हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझना, इफेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप करना, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तथा किसी भी डेवलप्ड किए हुए सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करने के लिए या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डिसीजन करने के लिए, सभी के लिए ये हायर ऑर्डर स्किल्स बहुत ही क्रूशियल होती हैं, जिससे हम इफेक्टिव और इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त कर सके। और इसीलिए इन्हें लीडरशिप की इंपॉर्टेंट स्किल्स माना जाता है और ये किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेसफुल होने के लिए हायर ऑर्डर स्किल्स बहुत ही क्रूशियल होती हैं। इसीलिए किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या हाई अचीवमेंट के लिए इन स्किल को बहुत ही क्रूशियल माना जाता है। इसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोर्ट में इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट करने के लिए तथा इफेक्टिव या प्रोग्रेसिव जजमेंट पास करने के लिए हायर ऑर्डर स्किल्स बहुत ही क्रूशियल होती हैं। केवल रूल्स एंड लॉज के नॉलेज से आप इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, और ना ही आप बहुत ही प्रोग्रेसिव और मीनिंगफुल जजमेंट पास कर सकते हैं। इसलिए हायर ऑर्डर स्किल्स बहुत क्रूशियल है हमें किसी भी फील्ड में सक्सीड करने के लिए। हम रियल लाइफ के एक अन्य एग्जांपल से देखते हैं, जो कि यूक्रेन इशू पे भारत सरकार का स्टैंड है हायर ऑर्डर स्किल्स के सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। भारत सरकार का यूक्रेन इशू पर लिया गया स्टैंड एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने इंटरेस्ट को सेव कर सका, अपने सिटीजन्स को सक्सेसफुल इवैक्यूएशन को कंप्लीट कर सका और दोनों सुपर पावर के साथ अपने संबंधों को स्ट्रांग किया है, और न केवल अपने नेशन इंटरेस्ट को सेव किया बल्कि वर्ल्ड स्तर पे अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया है। यानी भारत सरकार के अपने एक्शन या इंटरवेंशन के डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त हुए, इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त हुए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन को या स्ट्रेटेजिक रिस्पांस को प्रेजेंट करता है, जो कि हायर ऑर्डर स्किल्स का एग्जांपल है। वहीं एक अन्य एग्जांपल में हम देखते हैं, हाल ही में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कृषि बिल को पास किया था, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटेंडेड रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए और गवर्नमेंट को इसे रोल बैक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अपने स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन में तथा ब्रॉडर स्तर पे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को, लैंड्स की प्रॉब्लम को और किसानों की इमोशनल एस्पेक्ट को और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं कर सकी, और जिसके कारण से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन या गवर्नमेंट के को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए अपने एक्शन के, और ये गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कोलैबोरेटिव अप्रोच और कम्युनिकेशन के फेलियर को दिखाता है। ये सभी फंक्शन हायर ऑर्डर स्किल्स के फंक्शंस होते हैं। हायर ऑर्डर स्किल्स बहुत अधिक क्रूशियल होती हैं हमें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन में और अपने किसी भी कार्य के इंटेंडेड रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने में, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में प्राप्त होने वाले परिणाम को समझने, जानने, एग्जामिन करने और उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरवेंशन और एक्शंस को एडजस्ट करने या डेवलप करने की क्षमता प्रदान करती है। और हमारा इंटरवेंशन जब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रॉडर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के अप्रोच पे आधारित होता है, तो हम उससे इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त करने में सक्सेस होते हैं। हायर ऑर्डर स्किल्स लर्नेबल स्किल्स हैं और ये हमारे लर्निंग प्रैक्टिसेस से डेवलप होती है, जैसे एक्टिव लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रियल लाइफ इंटरेक्शन एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है। वहीं पैसिव लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन, इंफॉर्मेटिव नॉलेज एंड मॉस प्रैक्टिसेस हायर ऑर्डर स्किल्स के डेवलपमेंट को एडवर्सली इंपैक्ट करती हैं। हमारे लर्निंग प्रैक्टिसेस में तथा थिंकिंग में जब हम अपने इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स का उपयोग करते हैं, तो इससे हमारी हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप होती हैं, और हायर ऑर्डर स्किल्स हमें अपनी थिंकिंग और लर्निंग में और न्यू नॉलेज को डेवलप करने में, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को उपयोग करने में हमें सक्षम भी बनाती हैं। थर्ड फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज जो कि हमारे सक्सेस को या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को या प्रोफेशनल एक्सीलेंस को डिटरमाइन करती है, वो है हमारा वर्ल्ड व्यू, यानी हमारा ब्रॉड एंड प्रोफाउंड वर्ल्ड व्यू, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के डीपर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। वो हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और सक्सेस के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि वो हमें ब्रॉड होराइजन और प्रोफाउंड माइंड डेवलप करता है, जबकि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पर जो वर्ल्ड व्यू बेस्ड होता है, वो नैरो होराइजन एंड शैलो माइंड या लिमिटेड माइंड डेवलप करता है। हमारा वर्ल्ड व्यू हमारे रिस्पॉन्स को या हमारे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के तरीके को डिटरमाइन करता है कि हम कैसे किसी भी इश्यूज में, क्राइसिस में या इवेंट्स में इंटरवेन करते हैं, और इससे हमारे एक्शन और बिहेवियर के परिणाम डिटरमाइन होते हैं। हम इसे आइसबर्ग मॉडल ऑफ द करंट रियलिटी को समझने के आइसबर्ग मॉडल के से समझ सकते हैं। आइसबर्ग का सरफेस लेवल से ऊपर जो आइसबर्ग का हिस्सा दिखता है, वो करंट रियलिटी है, और आइसबर्ग का मेजर हिस्सा बिलो द वाटर लाइन होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार रियल लाइफ में हमें जो भी एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, क्राइसिस के होते हैं, वो ऊपरी हिस्से होते हैं, और किसी भी इवेंट्स, क्राइसिस या एक्सपीरियंसेस के डीपर एस्पेक्ट उसके हमें
एक्सपीरियंस नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। जनरली हम रियल लाइफ में होने वाले अपने सिम्टोमेटिक एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और हम उसके डीपर एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को, उसके पैराडाइम ऑफ थॉट को तथा उसके सोर्स को इग्नोर कर देते हैं, और हम उसके सिम्टम्स को रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, जिससे हमें अपने इंटरवेंशन और एक्शन के इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं, और कई बार हमारे एक्शन और इंटरवेंशन, हमारे रिस्पॉन्स के काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं या इनइफेक्टिव होते हैं। जबकि ब्रॉड होराइजन पे बेस्ड और प्रोफाउंड माइंड का इंटरवेंशन किसी भी इश्यूज, क्राइसिस या प्रॉब्लम्स के होल एस्पेक्ट को समझ करके, उसके डीपर डायमेंशंस को डिटेल में समझ करके, यानी प्रॉब्लम्स या एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, उसके पैराडाइम ऑफ थॉट्स को और उसके सोर्स को डीपर एस्पेक्ट पर समझकर जब रिस्पॉन्स या इंटरवेंशन किए जाते हैं, तो उससे हमें अपने कार्य के इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त होते हैं या डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त होते हैं, और जो कि हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या हाई अचीवमेंट का बेस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट रियल लाइफ के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अपने इंटरवेंशन और अपने रिस्पॉन्स को करने से पहले डिटेल्ड डिस्कशन तथा डीपर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की जाती है, जिससे वो अपने इंटरवेंशन को अपने डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड कर सके, और जिससे गवर्नमेंट को अपने एक्शन और इंटरवेंशन के डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त हो। क्योंकि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं या लिमिटेड माइंड पर बेस्ड होते हैं और डीपर एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, तब हमें प्रॉब्लम्स पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के डिजायर्ड रिजल्ट नहीं प्राप्त होते या वो इनइफेक्टिव होते हैं। जैसे रोड सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अपेक्षित परिणाम नहीं रहे हैं। अगर हम रोड एक्सीडेंट में होने वाली डेथ के डेटा को देखें तो ये 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु 2021 में हुई है और 3 लाख से अधिक लोग सीरियस इंजर्ड हुए हैं। ये हमें डराने वाला एक डेटा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जैसे ड्रंक एंड ड्राइविंग, सीट बेल्ट एंड हेलमेट इश्यूज को फोकस करते हैं, और रोड एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी के डीपर डायमेंशन जैसे रोड डिजाइन, बैड रोड कंडीशंस, व्हीकल फिटनेस एंड सेफ्टी, ड्राइविंग क्वालिटी तथा ओवर स्पीडिंग और इससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स को इग्नोर किया जाता है, जो कि डीपर डायमेंशंस है रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट्स को कंटेन करने के इश्यूज के, और इसीलिए इसमें इंटेंडेड रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं और गवर्नमेंट के एक्शन इनइफेक्टिव होते हैं, जो कि हमें डीपर डायमेंशन और डीपर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता। इसलिए जब तक हम प्रॉब्लम को कंप्लीटनेस में, डीपर एस्पेक्ट को समझकर और कंप्लीटनेस के साथ उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब तक हमें डिजायर्ड आउटकम नहीं प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार करप्शन का इशू, आज भी हमारे देश में करप्शन एक बर्निंग प्रॉब्लम बनी हुई है, जबकि गवर्नमेंट बहुत ही क्लोजली इस प्रॉब्लम्स को मॉनिटर कर रही है और अपने इंटरवेंशन को कर रही है, लेकिन इंटरवेंशन गवर्नमेंट के अभी इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तथा क्राइम एंड वुमेन सेफ्टी का इशू भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन और रिस्पॉन्स के इंटेंडेड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट अभी इफेक्टिव रूप से इन पे नियंत्रण पाने में सक्सेस नहीं हुई है। क्राइम तथा वुमेन सेफ्टी एक गंभीर प्रॉब्लम्स बनी हुई है। इन सभी इसी तरह से और भी बहुत से इश्यूज हैं जहां पर गवर्नमेंट को अपने इंटरवेंशन और रिस्पॉन्स के अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं, और इस तरह की बर्निंग प्रॉब्लम्स बनी हुई है और इन पे इफेक्टिव कंट्रोल अभी नहीं पाया जा सका है। और ये सभी प्रॉब्लम को इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए इनके डीपर एस्पेक्ट को समझने की रिक्वायरमेंट है और इनकी कंप्लीटनेस को समझने की रिक्वायरमेंट है, जिससे इन प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके या इफेक्टिव इंटरवेंशन और रिस्पॉन्स किया जा सके तथा इनको इफेक्टिव रूप से कंट्रोल किया जा सके। इसलिए हमारा वर्ल्ड व्यू, जो कि ब्रॉड होराइजन और प्रोफाउंड माइंड पर बेस्ड होता है, वो हमें रियल लाइफ में अपने इंटरवेंशन या अपने एक्शन के अपेक्षित परिणाम, इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, और यही हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का कारण होता है, और यही हमें प्रोफेशनल एक्सीलेंस या ग्रेटर अचीवमेंट प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को शेप करती है और जो हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का आधार होती है, ना कि इनेट टैलेंट या हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हमारे सक्सेस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट नहीं है। हमारी फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हमारा पर्टिकुलर फील्ड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड या राइट एटीट्यूड है। हायर ऑर्डर स्किल्स हमारे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस का डेवलप होना है, और हमारा रियल लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ब्रॉड एंड प्रोफाउंड वर्ल्ड व्यू है। हमारी फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हमारे इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को शेप करती है, यानी किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी उसके कैपेबिलिटीज, उसके इंटेलिजेंस, उसके बिलीव, उसके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होती है, और वही ये निर्धारित करती है कि वो क्या है, यानी उस व्यक्ति की कैपेबिलिटीज और उस व्यक्ति के डिस्पोजिशंस, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि यही उसके एक्शन और बिहेवियर को निर्धारित करती है और यही उसके परफॉर्मेंस का आधार होती है। यानी किसी भी फील्ड में हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल एक्सीलेंस
या ग्रेटर अचीवमेंट के लिए हमारी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी जो कि हमारे फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज के द्वारा डेवलप होती है या शेप होती है, और जो ये निर्धारित करती है कि एज ए पर्सन हम क्या है और हमारे एक्शन और हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, वही हमारे परफॉर्मेंस का आधार हो। और इसीलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव कर रही है ताकि भारत सरकार के रोल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सके या चयन कर सके, जो कि सिविल सर्विसेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत सरकार के एम्बिशियस और रिफॉर्म माइंडेड पॉलिसी इनिशिएटिव के अनुकूल हो तथा उन्हें सपोर्ट कर सके। फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज व्यक्ति के ओवरऑल लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती है और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का आधार होती है तथा ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल और कॉम्पिटेंसीज को इम्पार्ट करने के लिए फाउंडेशन का काम करती है। इसीलिए रिक्रूटमेंट के स्तर पे इनको टेस्ट करने के लिए एम्फेसिस किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल या कॉम्पिटेंसीज की तरह डेवलप नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यूपीएससी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट के राइट नॉलेज का, जो कि कैंडिडेट का वर्ल्ड व्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की है, तथा उस कैंडिडेट के हायर ऑर्डर स्किल्स का डेवलपमेंट और उसके पब्लिक सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड या राइट एटीट्यूड को टेस्ट करती है, जो कि 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज के लिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज है। ये फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज 21st सेंचुरी में सिविल सर्विसेज में काम करने के लिए एबिलिटीज और काम करने की प्रवृत्ति यानी डिस्पोजिशन और टेंडेंसीज को निर्धारित करती हैं। किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए या डिजायर्ड सक्सेस के लिए हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में कार्य करने के लिए एबिलिटी और कार्य करने के लिए रिक्वायर्ड डिस्पोजिशन एंड टेंडेंसीज का होना क्रूशियल है, क्योंकि सभी 21st सेंचुरी के वर्कफोर्स डेवलपमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल में ये वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि केवल एबिलिटीज के आधार पर हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं एम्प्लॉय का। इसलिए एम्प्लॉय के एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशंस को टेस्ट करने पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि ये उसके कार्य के लिए प्रवृत्तियां एंड डिस्पोजिशन और टेंडेंसीज को डेवलप करते हैं। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा कैंडिडेट के राइट नॉलेज यानी उसके वर्ड व्यू, हायर ऑर्डर स्किल्स तथा उसकी पब्लिक सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड को टेस्ट करने पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। और यूपीएससी कंटिन्यूअस अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इवॉल्व कर रही है ताकि वो भारत सरकार के सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एम्बिशियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सके और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल कर सके। थैंक यू।